नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। और आज हम 4 की चौकड़ी में बात करने वाले हैं 4 बड़ी खबरों की जो जुड़ी है आपसे राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधे सरोकारों से। तो चलिए बिना देर किए रुक करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर दिल्ली से है, जहां साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर स्थित अमर कॉलोनी मार्केट में आज एक विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको यह भी बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत तरुण कुमार की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के मौन के साथ हुई। नजर डालते हैं दूसरी खबर की ओर। तो दूसरी खबर इराक की राजधानी बगदाद के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास से है, जहां अमेरिकी दूतावास पर एक बड़ा हमला हुआ है। तीसरी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां रसोई गैस सिलेंडर की कमी अब सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर अस्पतालों के बाहर चलने वाले कम्युनिटी किचन, मंदिरों और छोटी छोटी खाने पीने की दुकानों तक भी पहुंच गया है। अब बात करें चौथी खबर की, तो चौथी खबर असम से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सड़क और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। चलिए अब बात करते हैं इन 4 खबरों की विस्तार से। पहली खबर आपको बता दें दिल्ली से है, जहां साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर स्थित अमर कॉलोनी मार्केट में आज एक विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद द्वारा उत्तम नगर में हुई होली घटना के विरोध में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तरुण कुमार की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के मौन के साथ हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और वीएचपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल और लाजपत जिला अध्यक्ष करण कपूर ने घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा और असुरक्षा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस दौरान वीएचपी ने धरना और विरोध मार्च के जरिए प्रशासन और पुलिस से आग्रह किया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जिम्मेदार व्यक्तियों को उचित सजा भी दी जाए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने न्याय की मांग को लेकर जोरदार नारे भी लगाए और इस तरह की घटनाओं के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि सामाजिक शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना बेहद आवश्यक है। अमर कॉलोनी मार्केट में आयोजित इस धरने और मार्च ने साफ संदेश दिया है कि स्थानीय समुदाय और संगठन हिंसा और अन्याय के खिलाफ जागरूक है और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाने की उम्मीद रखते हैं। देखिए दिल्ली से हमारी ये खास रिपोर्ट। बंसल जी, आज आप लोग पूरा जो है मार्च निकाले हैं अमर कॉलोनी इलाके में लाजपत नगर तरुण क्या कहेंगे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो लाजपत जिला है उसने ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। उस प्रोटेस्ट मार्च के माध्यम से हमने सरकार को, शासन प्रशासन को, दिल्ली के लोगों को ये चेतावनी दी है कि उन जिहादियों को ये चेतावनी दी है कि आखिरकार हिंदुओं को अब गाजर मूली की तरह आप नहीं काटेंगे। इस तरह से हमारे मंदिरों पर, हमारे तीर्थ स्थलों पर, हमारे त्योहारों पर और हमारी धार्मिक यात्राओं पर अनवरत रूप से जो हमले इस्लामिक जिहादी फोर्सेस करते हैं वो अब स्वीकार नहीं होगा। जिन लोगों को हमने बचाया, जिन लोगों ने हमें हर तरह की सहायता दी, जिन लोगों के साथ हमने व्यवहार किया, वही हमारे जान के पैसे बन जाएंगे, ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। उत्तम नगर के अंदर जिस तरह से हुआ वो इसी बात का एक उदाहरण है कि जिस तरह से जिहादी तत्व जिनको लोग शरण देते हैं, जो लोग शरण देते हैं उन्हीं को शरणार्थी बना देते हैं, उन्हीं के घर में जाकर के हमले करते हैं। आखिरकार हिंदुओं को इस तरह से त्योहार के अंदर भी त्योहार मनाने की परमिशन नहीं है। एक छोटी सी बच्ची के हाथ से अगर पानी का गुब्बारा वो गिर गया, उसके 2 छींटे उस रंगरेजन के पास पड़ गए जो कि पूरे दिन रंगाई का काम करती है, हिंदुओं के कपड़े रंगती है, तो आखिरकार उससे क्या घट गया उनका। और वो घर में जाकर के जिस तरह से तरुण की माँ, बाप, उनके दादा के हाथ तोड़ दिए और जिस तरह से तरुण को निर्मम हत्या सरेआम कर दी। ये दिल्ली है क्या है? देश की राजधानी के अंदर अब तक पिछले 1 दशक के अंदर 5 दर्जन से अधिक लोगों को इस तरह से खत्म किया जा चुका है। कल मैं इसकी सूची जारी करने वाला हूं और शासन प्रशासन सरकार की आंखें खोलनी है कि आखिरकार इन सारी घटनाओं को रीओपन किया जाए। जो जिहादी है उनको जो छूट गया उनको गिरफ्तार किया जाए और एक एसआईटी का गठन करके
इन सब चीजों को पूरा रिओपन करके उन सबको कानून के अंदर लाया जाए और जो पीड़ित परिवार है उनकी हर तरह से सहायता करनी चाहिए, हमें सुरक्षा देनी होगी और साथ ही साथ उनको मुआवजा देना पड़ेगा। आगे इस तरह की घटना न घटे इसके लिए उनको समुचित प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो आज इस समाज ने स्वीकार कर लिया है, ये संकल्प लिया है कि हम किसी भी तरह का हमला, किसी भी तरह का दुराचार, किसी भी तरह का पापाचार और किसी भी तरह का ये जो क्राइम है दिल्ली के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दिल्ली के लोगों का संकल्प है, बजरंग दल का संकल्प है कि पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई भी जिहादी उस मानसिकता को सदा के लिए समाप्त करना। सुजाता जी क्या कहेंगी, आज आप जो है पूरा तरुण के देखो, लिए पूरा हिंदू समाज इस समय इकट्ठा हुआ और सबकी एक ही डिमांड है कि आरोपियों को ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में दोबारा ऐसी वारदात को कोई अंजाम देने का सोचे भी नहीं। और ये दिल्ली हमारी जो राजधानी है, इसमें अगर इस तरह की वारदात होती है तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह से किसी की निर्मम हत्या कर देना, वो भी त्योहार के दिनों में, ये अब दिल्ली वासी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और दिल्ली वासी ही नहीं, पूरा हिंदू समाज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए सरकार से हमारी यही डिमांड है कि इतनी सख्त सजा होनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा अपने दिमाग में और सोचे भी नहीं इस तरह की हत्या को। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है ममता चोपड़ा। ममता जी, आज आप लोग पूरा कैंडल में पूरा जो है तरुण के लिए, इंसाफ के लिए पूरे अमर कॉलोनी में घूमे हैं, मांग किए हैं, उनको इंसाफ मिले। जी, हम यही चाहेंगे जो तरुण के जो गुनाहगार हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और एनकाउंटर किया जाए। बस यही रिक्वेस्ट है सरकार से, जल्दी से जल्दी उन पे एक्शन लिया जाए और तभी उनके परिवार को शांति मिलेगी और हम लोगों को भी, हम हिंदुओं को भी तभी शांति मिलेगी जब उनको फांसी की, मुसलमानों को फांसी की सजा दी जाएगी। अब हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, जो हिंदुओं के ऊपर जुर्म हो रहा है, सरेआम हो रहा है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम भी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस पे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक गोटानी, अमर कॉलोनी निवासी में। क्या कहेंगे, आज आप लोग जो है तरुण को लेकर पूरा मार्च निकाले अमर कॉलोनी? ये तरुण को लेकर आज आक्रोश रैली निकली है। यहाँ पर जो उनके साथ हुआ, एक छोटे से 2 छींटे पड़ने की वजह से उसका मर्डर कर दिया गया, जो बहुत ही गलत है। हम सिर्फ एक ही इंसाफ करते हैं, एक ही डिमांड करते हैं कि उनके दोषियों को फांसी दी जाए। उसके अलावा कोई दूसरी कोई और चीज नहीं, सिर्फ फांसी की सजा की अपनी जो सरकार है, जो अपना न्यायालय है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तरुण के जितने भी अपराधी हैं उनको खाली सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड मिले। बात करें दूसरी खबर की, तो दूसरी खबर इराक की राजधानी बगदाद के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास से है, जहां अमेरिकी दूतावास पर एक बड़ा हमला हुआ है। इराकी अधिकारियों के अनुसार इस हमले में दूतावास परिसर के भीतर मौजूद हेलीपैड को निशाना बनाकर मिसाइल दागी गई। हमले के तुरंत बाद दूतावास परिसर से काला धुआं उठता भी देखा गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी दूतावास में लगे रडार सिस्टम को एक आत्मघाती ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में अमेरिकी दूतावास परिसर से उठते धुएं का गुबार साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक दूतावास के भीतर किसी के हताहत होने या नुकसान की आधिकारिक पुष्टि अमेरिकी पक्ष से नहीं की गई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की कड़ी घेराबंदी कर दी है। यह मामला ऐसे समय में हुआ जब हाल ही में इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस से अमेरिकी सैन्य और खुफिया कर्मियों पर भारी इनाम की घोषणा की थी और एक अमेरिकी विमान को मार गिराने का भी दावा किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला उसी कड़ी का हिस्सा हो सकता है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास को सबसे सुरक्षित राजनयिक परिसरों में से एक माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद मिसाइल का हेलीपैड तक पहुंचना सुरक्षा में बड़ी सेध माना जा रहा है।
बात करें तीसरी खबर की, तो तीसरी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कमी अब सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर अस्पतालों के बाहर चलने वाले कम्युनिटी किचन, मंदिरों और छोटी छोटी खाने पीने की दुकानों तक भी पहुंच गया है। यह समस्या सबसे ज्यादा उन गरीब मरीजों और उनके परिजनों को प्रभावित कर रही है जो मुफ्त भोजन पर निर्भर रहते हैं। दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पतालों के बाहर कई सामाजिक संस्थाएं और एनजीओ रोजाना मरीजों के परिजनों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन गैस सिलेंडर की कमी के कारण इन सेवाओं में कमी आई है। पहले यहां रोजाना करीब 15 से 17 गाड़ियां खाना लेकर आती थी, अब यह संख्या घटकर 7 से 8 तक रह गई है। सेवादारों का कहना है कि गैस न मिलने की वजह से कई जगह खाना बनाना मुश्किल हो गया है और कई गाड़ियां अब बंद हो गई हैं। इस्कॉन मंदिर के रसोई में भी इस संकट से अछूती नहीं रही। मंदिर से जुड़े लोगों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, इसलिए उन्हें लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। हालांकि लोगों को भोजन देने की व्यवस्था जारी है, लेकिन काम काफी मुश्किल हो गया है। मंदिरों और दुकानों पर भी सिलेंडर संकट का असर देखा जा रहा है। वहीं कई खाने पीने की दुकानों में फिलहाल केवल बचा हुआ स्टॉक ही इस्तेमाल किया जा रहा है। कचौड़ी, सब्जी और अन्य गर्म व्यंजन बनाने में कठिनाइयां भी होने लगी हैं। कई दुकानदार केवल ठंडी सब्जी या नमकीन ही परोस रही हैं। आपको ये भी बता दें कि मिठाई और प्रसाद बनाने वाली दुकानों पर भी उत्पादन कम होना पड़ा है, जिससे दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ा है। आपको ये भी बताते चले कि कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में गैस सिलेंडर की कमी का असर धीरे धीरे कई जगहों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। बात करें 4 की चौकड़ी की चौथी खबर की, तो चौथी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सड़क और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने शिलांग सिलचर कॉरिडोर का भूमि पूजन भी किया, जो नॉर्थ ईस्ट भारत का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। इस कॉरिडोर की अनुमानित लागत करीब 22,860 करोड़ रुपए है और ये 166 किलोमीटर लंबा होगा। इस दौरान शिलांग सिलचर कॉरिडोर बनने से गुवाहाटी और सिलचर के बीच सफर का समय लगभग 8.5 घंटे से घटकर लगभग 5 घंटे रह जाएगा, जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल हाईवे 306 पर एलिवेटेड कॉरिडोर फेज 1 का शिलान्यास भी किया, जो कैपिटल पॉइंट को सिलचर के रंगीर खारी पॉइंट से जोड़ेगा। इससे सिलचर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में आवागमन तेज होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने
करीमगंज जिले के पथारकंडी में नए कृषि महाविद्यालय का भी शिलान्यास किया, जो क्षेत्र में कृषि और रिसर्च को मजबूत करेगा। इसके बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में करीब 18,680 करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में 420 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, खड़गपुर मोरग्राम इकोनॉमिक कॉरिडोर, दुबराजपुर बाईपास और कई पुलों का निर्माण शामिल है। इन पहलों से नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत में सड़क, शिक्षा और आर्थिक कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और सुविधाओं के नए अवसर भी खुलेंगे। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस स्थिति को बदल रही है। हम बराक घाटी को फिर से व्यापार कारोबार का बड़ा हब बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस दिशा में एक बहुत बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। आज करीब 24,000 करोड़ रुपए के शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर का भूमि पूजन हुआ है। 24,000 करोड़ रुपए। ये जरा कांग्रेस वालों को पूछना, जरा कागज पेन देना और उनको कहना कि जरा कागज पर 24,000 करोड़ लिखो तो कितने जीरो लगते हैं, आएगा नहीं उसको। इस कॉरिडोर से सिलचर, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सब राज्य कनेक्ट होने वाले हैं। इन तीनों राज्यों से आगे बांग्लादेश और म्यांमार है और फिर आगे दक्षिण पूर्व एशिया का विशाल बाजार है। यानी बराक घाटी एक बहुत उज्जवल भविष्य की तरफ जुड़ने का आज शिलान्यास कर रही है। इसका फायदा असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसानों को होगा, यहां के नौजवानों का होगा। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी वाले ये सारा क्षेत्र बनने से इस पूरे क्षेत्र में इंडस्ट्री को बल मिलेगा, टूरिज्म को फायदा होगा और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान का कोना कोना आसानी से आप सबको से जुड़ जाने वाला है। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि का देश के किसानों को लाखों करोड़ रुपया और अकेले हमारे असम के किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा असम के किसानों को मिल चुका है। हमने 10 साल में यहां के किसानों की जेब में 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में दिया है। ये कांग्रेस वालों ने 10 साल राज किया,
प्रधानमंत्री तो असम से चुन करके गए थे, उसके बावजूद भी एक फूटी कोड़ी नहीं दी, एक फूटी कोड़ी किसानों को नहीं दी। कल बराक वैली के हजारों किसानों के खाते में भी ये आखिरी किस्त भी पहुंची है, ये वाली किस्त पहुंची है। और फिर जब चुनाव के बाद आएगा समय तब भी पहुंचेगी। ये पैसा खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में मेरे गांव के छोटे छोटे किसान भाई बहनों को बहुत बड़ी मदद कर रहा है। साथियों, बराक वैली अब अपनी फसलों के लिए ही नहीं बल्कि कृषि से जुड़ी पढ़ाई और रिसर्च के लिए भी जानी जाएगी। पत्थरकांडी में बराक घाटी के पहले एग्रीकल्चर कॉलेज का निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है। आज असम के युवाओं के सामने अवसरों का खुला आसमान है। आज असम भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर का अहम हिस्सा बन रहा है। यहां नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा इकोसिस्टम और टैलेंट तैयार हो रहा है। यहां आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, एम्स और कैंसर अस्पतालों का सशक्त नेटवर्क बन रहा है। शांति और प्रगति का यह नया दौर अनेक बलिदानों और अनेक प्रयासों से आया है। अब ऐसी हर ताकत को मुंह तोड़ जवाब देना है जो असम को पुराने दौर में धकेलने की कोशिश करती है। साथियों, आज मैं सिलचर से असम को सावधान सतर्क भी करना चाहता हूं। आपने कांग्रेस को असम से बाहर किया। आज देश का हर राज्य कांग्रेस को सबक सिखा रहा है। कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है। असम के हर नागरिक को, हर नौजवान को कांग्रेस से सावधान रहना है। साथियों, असम हो, बराक वैली हो, अभी विकास के पथ पर बढ़ चुका है। बराक वैली अपनी भाषा, अपने साहित्य, अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है। वो दिन दूर नहीं जब बराक वैली को विकास के नए सेंटर के रूप में पहचान मिलेगी। और आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को फिर से विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की वंदे वंदे वंदे। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है समाप्त। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज पर।